नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @स्टडी फॉर सिविल। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन इंडिया में हुए थे उनके क्या कारण थे, और इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का भारत के समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, What were the causes, nature and impact of socio-religious movements of the 19th century? 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण, स्वरूप और प्रभाव क्या थे। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि 19वीं सदी का भारतीय समाज रूढ़िवादी प्रथाओं और सामाजिक बुराइयों से लैस था। जाति के मुद्दों से लेकर महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार उस समय के कुछ प्रमुख मुद्दे थे। तो उस समय के प्रमुख मुद्दों में आता था सबसे पहले वुमेन के साथ जो बिहेव किया जाता था, जिस तरीके से वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था, बहुत उन्हें लोअर समझा जाता था, एक वो बुराई थी। उसके साथ ही साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, अनटचेबिलिटी बहुत प्रेवलेंट थी और कास्ट की वजह से लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। तो ये दो मेन मुद्दे थे। शिक्षा का प्रसार हुआ और कुछ बुद्धिजीवी, कुछ इंटेलेक्चुअल सामने आए। उन्होंने अपनी आधुनिक सोच सामने रखी समाज में और समाज को अमानवीय प्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया। तो जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला गया, वेस्टर्न एजुकेशन आती चली गई, लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि हमारा समाज कितना पिछड़ा चल रहा है, हमारे समाज की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। तो जो मॉडर्न एजुकेशन वाले इंटेलेक्चुअल्स थे वो आगे आए, उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। इसी के साथ ही साथ एक रिवाइवलिस्ट ग्रुप भी सामने आता है, पुनरुत्थानवादी ग्रुप भी आता है सामने, जिसका ये मानना था कि अंग्रेज़ों के आने से हमारा जो ओरिजिनल रिलीजन है उसमें इम्प्योरिटी आ गई है। तो वो चाहते थे कि हमारा रिलीजन जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले था वो वैसा हो जाए। और जो रिफॉर्मिस्ट ग्रुप था, जो समाज सुधारवादी ग्रुप था, वो चाहता था कि मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके समाज को सुधारा जा सके, समाज की कुरीतियों को हटाया जा सके। तो कुछ पुनरुत्थानवादी भी समाज को पुनर्जीवित करने और धार्मिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए आगे आए। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक थे सुधारवादी आंदोलन और एक थे पुनरुत्थानवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन वो थे जिनमें आधुनिक और वैज्ञानिक विचारों, शिक्षाओं के बल पर समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता था। इन्हें रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहते थे। और पुनरुत्थानवादी या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट वो थे जिनमें जो पुराना फॉर्म ऑफ रिलीजन था उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए इन आंदोलनों को चलाया गया था। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण क्या थे हम समझते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है औपनिवेशिक सरकार द्वारा आधुनिक और प्रगतिशील सोच का परिचय, जिसने भारतीय समाज को प्रभावित किया। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में एजुकेशन लेकर के आती है, इंडिया का वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्शन होता है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न थिंकिंग ये सब सामने आती हैं। और जो एजुकेटेड क्लास था इंडिया का, वो ये समझ पाता है कि हमारा समाज पिछड़ा है, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, और ये सारी थिंकिंग जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्हें इम्पैक्ट करती है। और वो फिर आते हैं इंडिया में आगे और इस समाज को सुधार करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद प्रिवलेंट रिलीजियस एंड सोशल इल्स सच एज रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म। प्रचलित धार्मिक और सामाजिक बुराइयां जैसे कि धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़िवादी सोच। तो पुरानी जो ख्याल हुआ करते थे, पुरानी सोच हुआ करती थी, जो कि एक तरीके से समाज में बुराई की तरह फैली हुई थी, रूढ़िवादी विचारधारा, उसको समाप्त करने के लिए अब एक समय आ गया था कि इन सब पुराने ख्यालों से छुट्टी पाई जाए, इन सब पुराने ख्यालों
को हटा करके जो नई थिंकिंग है उससे समाज का विकास किया जाए, तो ये भी एक कारण बना। फिर महिलाओं की निराशाजनक स्थिति और उनके साथ अमानवीय व्यवहार। तो महिलाओं की स्थिति उन दिनों में बहुत ख़राब हुआ करती थी। वुमेन के साथ सबसे ख़राब चीज़ होती थी वो थी सती प्रथा, और उसके अलावा बहुविवाह भी प्रचलन में था, तो वो भी वुमेन्स के लिए सही नहीं था। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होता था, जो बालिकाएं पैदा होती थी उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो इस तरीके की बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो महिलाओं के लिए बहुत ही ख़राब थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हुआ करती थी। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जब पढ़े लिखे लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का ध्यान गया महिलाओं की स्थिति पे, तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए। उसके बाद शिक्षा का प्रसार, भारत में अतीत के ज्ञान ने सुधारवादियों को एक आत्मविश्वास प्रदान किया, जिससे भारतीय लोगों को अपनी सभ्यता पर गर्व की भावना मिली। तो प्रमुख समाज सुधार के मूवमेंट और उनके नेता हैं। सबसे पहला नाम हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय का। इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया था। महिलाओं को उद्धार के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। ये मोनोथिज्म में बिलीव किया करते थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। इन्हें बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी। तो राजा राम मोहन रॉय की कौन कौन सी बुक्स हैं और किस किस लैंग्वेज में लिखी हुई हैं फेमस बुक्स, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और बाद में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था। एक था आदि ब्रह्म समाज, दूसरा था भारत का ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को लीड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और केशव चंद्र सेन ने लीड किया था भारत के ब्रह्म समाज को। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण आंदोलन चलाया गया था। रामकृष्ण आंदोलन का भी मत था कि एक ही ईश्वर है, वो एक ईश्वरवाद में विश्वास किया करते थे। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी दादोबा पांडुरंगा और आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी बाद में, और इसमें मुस्लिम्स को नई साइंटिफिक एजुकेशन देने के लिए बात कही गई थी। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था मुस्लिम्स को एजुकेट करना। उसके बाद रहनुमाई मजदायनसन सभा की स्थापना हुई थी। इसके लीडर्स थे नरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नरोजी, KR कामा और SS बेंगोली, और ये पारसीज के लिए एक रिफॉर्म मूवमेंट था। फिर अहमदिया आंदोलन चलाया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा, ये मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट था। फिर दादोबा पांडुरंगा और मेहताजी दुर्गाराम द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज चलाया गया था, लोअर कास्ट बैकवर्ड सेक्शन और वुमेन्स के लिए काम करने के लिए, उनके रिफॉर्म के लिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। NM जोशी द्वारा समाज सेवा लीग की स्थापना की गई थी। तो ये सब जो सोसाइटी के बैकवर्ड क्लास थे, उनके उत्थान के लिए मूवमेंट चले थे। MM मालावारी द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी। EV रामास्वामी नायकर द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की गई थी। MG रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा भारतीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसका एम पॉलिटिकल था, और 1887 में कांग्रेस की तरह ही इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनी, जिसे कि MG रानाडे और रघुनाथ राव ने बनाया था। इसके बाद हम देखेंगे पुनरुत्थानवादी आंदोलन यानी कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में सबसे पहले आता है धर्म सभा, जिसे राधाकांत देव ने बनाया था, और इसका एम था कि हम अपने जो पुराना फॉर्म ऑफ रिलीजन है उसको वापस ला सकें। भारत धर्म महामंडल का भी यही उद्देश्य था। दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज बनाया गया था, और इनका मानना था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस चलो। देवबंद आंदोलन, ये मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। वहाबी आंदोलन भी मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। और वहाबी आंदोलन किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिर फराजी आंदोलन हाजी सरियातुल्लाह द्वारा चलाया गया था, ये भी एक मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसमें किसी भी मूवमेंट में मैंने डेट नहीं मेंशन करी है। आपका ये होमवर्क है कि आप स्पेक्ट्रम खोलिएगा, और स्पेक्ट्रम में सारे मूवमेंट्स की डेट मेंशन की हुई है। आप मूवमेंट का नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में सबकी डेट्स मेंशन करिएगा। फिर इम्पैक्ट क्या हुआ था इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। तो हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के भी दोनों तरीके के इम्पैक्ट थे। हम अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो इन आंदोलनों ने व्यक्तियों को पुजारियों और उच्च वर्ग के शोषण से मुक्त किया था।
19वीं सेंचुरी में प्रेस्ट का, पुजारियों का बहुत वर्चस्व हुआ करता था हिंदुओं के बीच में। जैसा वो कहा करते थे हिंदूज वैसा ही किया करते थे। प्रेस्ट को ये पावर थी कि वो लोगों को सज़ा तक दे सकते थे। तो पुजारियों के बंधन से इन मूवमेंट्स ने लोगों को मुक्त किया। उसके बाद जो हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ थे उनका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो उससे क्या हो गया कि जो आम लोग थे, पहले तो जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे हमारे, वो संस्कृत में लिखे होते थे और सबको वो लैंग्वेज आती नहीं थी। तो जो प्रेस्ट बताते थे, जो पुजारी कहते थे, वही लोगों को करना पड़ता था। लेकिन जब उन धर्म ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ तो आम इंसान भी समझ पाया कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उससे जो रीति रिवाज का कठोरता थी वो कम हो गई। लोगों ने एक्चुअली समझा कि धर्म क्या सिखा रहा है हमें। जो रूढ़िवादी सोच थी, जो कठोर रिवाज बनाए हुए थे, नियम बनाए हुए थे पुजारियों ने, उन सब से हट करके एक सिंप्लीफाइड वे में लोग धर्म को समझ पाए। तो धर्म को समझने से रीति रिवाजों में और बेहतर समझ आई और नियमों को कम कठोर किया धर्म की समझ ने। फिर सुधारवादी आंदोलनों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। उन्होंने सती जैसी अमानवीय प्रथाओं से बचाया। तो सती प्रथा, वो विडो रीमैरिज और उसके अलावा जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, चाइल्ड मैरिज है, इन सब प्रथाओं से वुमेन को आज़ादी मिली। D.K. कार्वे ने काम किया वुमेन एजुकेशन के लिए। और उसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने काम किया वुमेन रीमैरिज के लिए। ज्योतिबा फुले और ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उनकी वाइफ ने भी साथ दिया वुमेन एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग सामने आए और वुमेन के लिए उन्होंने काम किया, तो वुमेन की स्थिति सुधरी समाज में। फिर वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच ने समाज के विकास में योगदान दिया और अंधविश्वासों का स्थान लिया। तो लोगों में एक साइंटिफिक थिंकिंग आई, रैशनल थिंकिंग आई। उससे जो समाज में बहुत सारा हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास फैला हुआ था, उसमें कमी देखने को मिलती है। और समाज में जातिगत भेदभाव जब कम हुआ तो समाज में विभिन्न वर्गों के कई नेताओं को राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए अपने अनुभव साझा करने के अवसर मिले। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि किस तरीके से जब इंडिया को यूनाइट करती है ब्रिटिश पॉलिसीज़, कम्युनिकेशन लिंक्स डेवलप करके, रीजनल कनेक्टिविटी बना करके, तो अलग अलग रीजन के लीडर सामने आते हैं और नेशनल मूवमेंट होते हैं। उसी तरीके से जब समाज से ये ऊंचा और नीचे का ये डिफरेंस जो है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का, ये ख़त्म होता है, तो अलग अलग वर्ग के लोग सामने आते हैं, लीडर्स सामने आते हैं, आपस में मिलते हैं और अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अपने विचार आपस में शेयर करते हैं और नेशनल मूवमेंट में बढ़ावा मिलता है। और वुमेन की जो स्थिति सुधरती है, उससे धीरे चल के हम देखेंगे आगे जाकर के किस तरीके से आने वाले टाइम में वुमेन ने बहुत बड़ा योगदान दिया, किस तरीके से वुमेन ने आगे बढ़ कर के फिर बढ़ चढ़ के नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया। हम इसे भी आगे के वीडियोस में समझेंगे। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, उन्होंने वुमेन को एम्पावर किया था, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर किया था, समाज से कुरीतियाँ हटाने में काफ़ी योगदान दिया था अपना। लेकिन इसके अलावा इसके नकारात्मक पहलू की हम अगर बात करें तो नकारात्मक पहलू में ये था कि ये मूवमेंट सिर्फ एक लिमिटेड दायरे में था। ये मूवमेंट एजुकेटेड क्लास और अपर मिडिल क्लास तक फैला हुआ था और इसका सोशल बेस काफ़ी नैरो था। पीजेंट्स थे, पुअर, अर्बन पुअर्स थे, ये मूवमेंट उनको नहीं इफेक्ट कर पाया था। यानी आंदोलन शिक्षित और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों तक सीमित था। इनका एक संकीर्ण सामाजिक आधार था और किसान और शहरी गरीब इसमें शामिल नहीं थे। फिर ये आंदोलन अतीत की महानता पर केंद्रित थे और वे शास्त्र और अधिकार पर निर्भर थे। यानी द मूवमेंट्स वर फोकस्ड ऑन ग्रेटनेस ऑफ पास्ट एंड दे रिलाइड ऑन स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी। जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था ये उन पर आधारित थे। अब जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हमारे थे, उनमें हमारे पुराने ग्रंथों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। और फिर जो रिवाइवलिस्ट थे उनका ये मानना हुआ कि एंशिएंट टाइम में तो हमारा इतना ग्लोरीफाइड पास्ट हुआ करता था, जो कि मेडिवल टाइम से आते आते डिके करने लगा है। तो हिंदू सुधारकों के मन में ये बात आई कि मध्यकाल से हमारे पतन का युग शुरू हो गया है और उनको ये लगने लगा कि जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए हैं कंट्री में, उसने हमारे पास्ट की ग्लोरी को ख़त्म किया है। उससे क्या हुआ कि एक कम्युनल डिफरेंस आना शुरू हो गया, जो कि आगे जाके बढ़ेगा। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, तो धीरे धीरे कम्युनल
डिफरेंस के बीच भी ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इन्होंने समाज में डाल दिए थे। तो ये 2 नकारात्मक पहलू थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के। तो इसी के साथ हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम अलग से डिस्कस करेंगे वुमेन की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे, और वुमेन को लेकर कौन से मूवमेंट चलाए गए थे, और साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनसे रिलेटेड कौन कौन से मूवमेंट्स थे, इसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे उनके सिचुएशन डिस्कस करने के साथ। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।